Hello friends, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel E-Learning with Shalini। हमने प्रीवियस वीडियो में विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को अलग से डिटेल में एक एक पॉइंट करके इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, तो आपको सब कुछ विकास की अवस्थाओं के बारे में डिटेल से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं और इसमें किस तरह से विकास होता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं या तत्व हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत दो कारक आते हैं। पहला है आपका आंतरिक कारक और सेकंड है बाह्य कारक। पहले इसे समझ लेते हैं कि आंतरिक और बाह्य कारक क्या होते हैं। देखिए, आंतरिक कारक ऐसे कारक हैं या ऐसे तत्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर क्या है, हमारे अंदर ही वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो है बाह्य कारक, ये क्या है कि जिसे आप देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। उस तरह के जो कारक, उस कैटेगरी में जो कारक आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके बाह्य कारक हो जाएंगे। और इन दोनों आंतरिक और बाह्य अलग अलग से इनके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम इन्हें भी डिटेल से समझते हुए चलेंगे पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट देखते हैं हम आंतरिक कारक के अंदर कौन कौन से कारक आते हैं। पहला है वंशानुगत कारक, यानी जो हमारी हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड है शारीरिक कारक, थर्ड है बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है वो भी हमारे विकास को बहुत प्रभावित करती है। संवेगात्मक कारक, यानी हमारे जो संवेग हैं, अगर उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो भी हमारे विकास को बहुत प्रभावित करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक प्रकृति। ठीक है, अब देखते हैं इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। देखते हैं। फिर देखिए, सेकंड पॉइंट है बाह्य कारक। इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। सेकंड है जीवन की घटनाएं। थर्ड है भौतिक वातावरण। और फोर्थ है बालक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब हम देखते हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक जो हमने पहले देखा था, ये आंतरिक कारक जो हैं इनको एक एक से डिटेल से देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा शारीरिक कारक। ठीक है, आंतरिक कारक में हमारा पहला है शारीरिक कारक। ये देखिए, शारीरिक विकास जो है हमारा, वो भी हमारे, अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो वो भी हमारे विकास को बहुत प्रभावित करता है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में समान एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं, वृद्धि एवं विकास पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो बच्चे जन्म से ही वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से, उनका क्या है, विकास जो है आगे की अवस्थाओं में सही ढंग से नहीं हो पाता है। पर जो बच्चे शुरू से ही सामान्य तौर पे वो स्वस्थ होते हैं तो उनका विकास कमज़ोर बच्चों की तुलना में क्या है, अच्छे से होगा। स्वाभाविक रूप से क्या है, अच्छे ढंग से होगा, अधिक होगा विकास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यानी हमारा जो शारीरिक विकास है वो हमारे जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको काफ़ी प्रभावित करता है। अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ या हम शारीरिक रूप से अच्छे स्वस्थ नहीं है तो हमारा विकास जो है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। सेकंड देखते हैं वंशानुगत कारक, यानी हेरिडिटी, हमारी जो अनुवांशिकता है उसका भी प्रभाव हमारे विकास पे पड़ता है। ठीक है, बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। माता पिता के कुछ न कुछ गुण बच्चों में अनुवांशिक रूप में चले जाते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली एवं सुंदर हो सकता है तथा कोई अन्य बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है। यानी जो हमारी अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता या हेरिडिटी किसे कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों से या हमारे माता पिता से हमें गुण मिलते हैं उन्हें ही हम अनुवांशिकता कहते हैं। और ये गुण हमें किसके थ्रू मिलते हैं, यानी किससे ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स के थ्रू जो है ये गुण हमें ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर ये देखिए कुछ हद तक
वंशानुक्रम का भी प्रभाव हमारे विकास पे पड़ता है। यानी अगर हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं या बहुत तेज बुद्धि के हैं, तो कुछ न कुछ उनके जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है या आई है उसमें भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से वो कमज़ोर हैं तो भी नेक्स्ट पीढ़ी में ये गुण, जरूरी नहीं है कि वो विशेषता ही हो, गुण ही हो, कुछ अवगुण भी हो सकते हैं, कुछ कमियां भी हो सकती हैं जो आनुवंशिकता के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। थर्ड पॉइंट है बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है वो क्या है, हम किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं या किस तरह से हम किसी सिचुएशन में निर्णय ले पा रहे हैं, इसी को बुद्धि कह सकते हैं। तो ये बुद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है। देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। यानी अगर हमारी बुद्धि अच्छी है, हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने विद्यालय में हम हर सिचुएशन में क्या हो पा रहे हैं, समायोजित हो पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी अगर बुद्धि अच्छी तो हमारा मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा और हम कुछ अच्छे से सीख भी पाएंगे। तो हमारा विकास जो है वो ओवरऑल क्या है, अच्छे से होगा, मतलब तीव्र गति से होगा। पर अगर हम बुद्धि हमारी थोड़ी सी मतलब कुछ उसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो क्या है वो हमारे व्यक्तित्व पे भी काफ़ी असर डालेगा और हमारा विकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवेगात्मक कारक। पहले संवेग को समझ लेते हैं। संवेगात्मक कारक क्या होते हैं? संवेग क्या है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, जन्म से ही हमारे पास क्या है, इमोशंस हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो उन इमोशंस को हम किस हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं या उसको किस तरह से हम किसी के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने इमोशन को, यही क्या है, संवेगात्मक विकास है। और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी और हमारे विकास के लिए भी। तो देख लेते हैं एक बार क्या है यहाँ पे। बालक के संवेग उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या की भावना अधिक है तो उसके विकास की प्रक्रिया इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। देखिए, अगर बच्चा जो है वो बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का है, ठीक है, हमेशा डरा सहमा सा रह रहा है या उसके अंदर हमेशा ईर्ष्या की भावना है किसी के प्रति, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब उसका व्यक्तित्व निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर क्रोधित है तो उसको क्या कहते हैं कि अरे बहुत एरोगेंट है, इस टाइप से हम लोग क्या कहते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, तो वो उसका व्यक्तित्व निर्माण ही है। ठीक है, संवेग क्या है, एक तरह से व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो अगर हम इमोशंस के अपने कंट्रोल करना नहीं, उसको किस सिचुएशन में किस तरह से हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अगर ये हम नहीं सीखते हैं तो क्या है, हमारे विकास में काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा विकास जो है वो अच्छी से नहीं हो पाएगा। तो ये एक कारक हुआ संवेगात्मक कारक जो कि विकास को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक प्रकृति। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। यानी अगर अपने समाज में इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, अंतःक्रिया कर पा रहे हैं अपने समाज के साथ, तो क्या है, आपको वहाँ से ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आपका क्या है, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक जो विकास है वो भी क्या है, बहुत तेज़ी से होगा। क्योंकि जब आप चार लोगों के बीच में बैठते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो उस समय आपका विकास क्या है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो आपका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सामाजिक जो हमारी प्रकृति है, हम किस तरह से समाज के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक हमारे विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। मैंने बताया बाह्य कारक ऐसे कारक हैं जो क्या हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं या हमें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। यानी गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है, उसमें न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास
विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ना होगा तो उसके विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यानी अगर जो गर्भावस्था में माता है उसका अगर शारीरिक और मानसिक जो है स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उसके बच्चे पे भी क्या है, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। और अगर उसी समय अगर मतलब गर्भावस्था के दौरान ही जो है विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है तो फिर आगे का जो विकास है वो क्या होगा, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा विकास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उस समय ही बुनियाद अच्छी नहीं, मजबूत नहीं बन पाई तो आगे का विकास की जो स्टेजेस हैं या जो भी विकास हमारा होना है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। जीवन की घटनाएं नेक्स्ट है। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसका विकास अच्छी गति से होगा, तेज गति से होगा। ठीक है, अन्यथा उसके विकास की प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जीवन की किसी दुर्घटना का बालक के विकास पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी अगर बच्चे को हम अच्छे से उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं या उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो बच्चे का विकास क्या है, वो तेज गति से होगा। पर अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है जो सही नहीं है या उसके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जा रहा है तो वो क्या है, उसके विकास में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, यानी गलत असर डालेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक वातावरण। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। यानी हम किस भौतिक वातावरण में रह रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारा समाज कैसा है, हमें कैसा इन्वायरमेंट मिला है। ठीक है, इन सब हम कमियों में रह रहे हैं या सुविधाओं में रह रहे हैं, हमारे जीवन में किस तरह से हमारा विकास हो रहा, मतलब किस तरह से हम रह रहे हैं, हमारे भौतिक जो वातावरण है उसका भी प्रभाव क्या है, हमारे विकास पे पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास जो है वो संतुलित नहीं होता। ठीक है, देखिए अगर कंपेयर करें, अगर निर्धन परिवार के जो बच्चे हैं उनको क्या है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनमें क्या है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उनका क्या ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बाधित हो जाता है, रुक जाता है। इन कम्पेरिजन अगर बच्चे जो हैं अच्छे सामाजिक या आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है तो वो क्या है, अच्छे स्कूल में जाएंगे, उनको अच्छा वातावरण मिलेगा, कई तरह की एक्टिविटीज़ उनके लिए प्लान होंगी, तो उसमें उनका जो विकास है वो काफ़ी अच्छे से होगा। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा और क्या है, सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है बालक की वो भी काफ़ी प्रभाव डालती है विकास पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये समझ में आया हो वीडियो किस तरह से कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं विकास को, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ई लर्निंग विथ शालिनी, और इससे जुड़े रहिए, आपको काफ़ी कुछ आगे भी वीडियोज़ में सीखने को मिलेगा। थैंक यू।